नमस्कार साथियों, मैं मयंक पुष्कर अपने इस चैनल शिक्षा शास्त्र अकादमी पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का जो पहला यूनिट है मनोविज्ञान, उसके कुछ प्रकरणों पर चर्चा की थी। जो प्रकरण थे कि ये मनोविज्ञान है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, यह दर्शन से कैसे और क्यों अलग हुआ, इसके 3 वेव्स ऑफ साइकोलॉजी क्या हैं, इसका जो विकास क्रम क्या है, और अंत में हमने समझने का प्रयास किया था कि आखिर एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना जरूरी क्यों है। आज उसी यूनिट मनोविज्ञान के ही आगे के प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है, वह है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि इसके विकास क्रम में विलियम वुंट ने क्या किया, विलियम जेम्स ने कैसे इसे दर्शन से अलग किया। तो उसी के आगे हम उसके संप्रदायों को समझेंगे। संप्रदाय से आशय यहाँ है कि विचारों के समूह से या व्यक्तियों के समूह से। जैसे कि कोई भी एक नई विचारधारा समाज में आती है, तो जो लोग उस विचारधारा से अपने आप को जुड़ता हुआ पाते हैं, वो अपने अपने विचारों को लेकर, अपने अपने दर्शन को लेकर उससे आके जुड़ने लगते हैं। जैसे कि जैसे कोई राज्य में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, ज़्यादा समय से 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, और जैसे ही एक नई राजनीतिक पार्टी आती है, तो उस नए राजनीतिक पार्टी से ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं जो उन 2 पुरानी पार्टियों से अलग विचार रख रहे थे। उन्हें एक नया विकल्प दिखता है और उसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हमारे मनोविज्ञान के साथ भी हुआ। जैसे ही यह दर्शन से अलग हुआ, तो जो लोग मन पे, मस्तिष्क पे, आत्मा पे प्रयोग करना चाह रहे थे, चेतना को समझना चाह रहे थे, वे लोग अब इस नए विषय, नए डिसिप्लिन के साथ जुड़ना शुरू कर दिए और अपने अपने अलग अलग विचारों के साथ जो यहाँ पे आके जुड़े अपने समूहों के साथ, वही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहलाएं। और आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जो भी इसमें संबंधित जानकारी होगी वो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से होगी, और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि उसे ऐसे इस तरीके से स्पष्ट किया जाए कि वो हमारे डीएलएड या बीएड में भी कारगर साबित हो। जो लोग रेगुलर रहते हैं अपने कॉलेज में, उन्हें के लिए तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो लोग नहीं हैं रेगुलर, वो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी ये रहेगा। और यह वीडियो इन सारे संप्रदायों का एक परिचयात्मक अध्ययन रहेगा, और अगले वीडियो में एक एक संप्रदाय को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य संप्रदाय हैं वह है, पहला हमारा संरचनावाद, उसके बाद से आता है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, उसके बाद से हम देखते हैं कि तीसरा आता है व्यवहारवाद, फिर आता है गेस्टाल्टवाद, और अंत में आता है मनोविश्लेषणवाद। ये 5 प्रमुख हमारे विचार हैं स्कूल से साइकोलॉजी के। तो सबसे पहले जिस हम दर्शन का, जिस संप्रदाय का चर्चा कर रहे हैं, वह है हमारा संरचनावाद, जो स्ट्रक्चर पे बात करता है, मस्तिष्क के, चेतना के मुख्य रूप से। यह एक परिचय मात्र है, इसके बाद से इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसके जब अलग अलग वीडियो हर संप्रदाय पे बनेगा। तो पहला जो हमारा है संरचनावाद, इसकी स्थापना होती है 1892 में। 1892 में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में संसार की पहली प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान से संबंधित थी, उसकी स्थापना की थी। तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन इस विचार को विस्तार देने वाले, अधिक चर्चा का विषय बनाने वाले जो थे, वह थे, उन्हीं के शिष्य थे टिचनर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके 2 प्रमुख प्रवर्तकों को हमें याद रखना है। पहला विलियम वुंट, और उसके बाद से है टिचनर को। टिचनर ने इसे ज़्यादा आगे बढ़ाया अपने गुरु के विचार को। इनका जो मुख्य प्रकरण था जिस पे ये चर्चा कर रहे थे, जो उनका टॉपिक था इस संप्रदाय का, वह था चेतना। चेतना कहें या संवेदना कहें, आगे की वीडियो जब इस पर बनेगी तो उस पर हम देखेंगे कि चेतना क्या है, चेतना मन से अलग कैसे है, चेतना के मूल 3 तत्व कौन कौन से हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक जानकारी लेते हैं कि इसका जो मुख्य प्रकरण था वह चेतना था या संवेदना था, और इन्होंने जो विधि अपनाई वह थी अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन प्रयोग की विधि थी इनकी, जो स्वयं पे प्रयोग हो रहा था कि हमारा मन, हमारी चेतना क्या कह रही है, हम बाहर के अनुभवों को कैसे अपने अंदर ले रहे हैं, इस पे इनका चर्चा था। और इन्होंने भी सिर्फ यह साबित करने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है, कोई आत्मा की विज्ञान नहीं है, ये
चेतना की विज्ञान है और चेतना जो है मन से एक अलग चीज़ है। तो इनका मुख्य कार्य चेतना पे रहा। इन्होंने जो इसके लिए विधि अपनाई वह अंतर्दर्शन प्रयोग की विधि थी। इसकी स्थापना 1892 में हुई और इसके प्रवर्तक रहे विलियम वुंट और टिचनर। दूसरा जो हमारा चर्चा आता है, जो दूसरा संप्रदाय है वह है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इसकी स्थापना तो 1890 में ही मानी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो मनोविज्ञान के पिता माने गए आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स, जिन्होंने इसे दर्शन से अलग किया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और उसी के आधार पर इस संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसे हम लोग प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई इस संप्रदाय की वह हुई उसके 10 साल बाद, उस पुस्तक के 10 साल बाद 1900 में। और जो इसके प्रवर्तक माने गए विलियम जेम्स तो माने ही गए, उसके साथ साथ जॉन डेवी, एंजल और कार्ल नहीं कार्ल मतलब CARR, कार्ल अलग हो जाएंगे, ये सिर्फ कार्ल हैं। तो इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं, एंजल हैं, जॉन डेवी हैं और कार्ल हैं। इनका जो प्रकरण था, जो मुख्य चर्चा की जो बिंदु रहा वो चेतना तो रहा, लेकिन ये सिर्फ चेतना को परिभाषित नहीं किया कि चेतना क्या है, उससे उन्होंने एक कदम आगे का कार्य किया। इन्होंने उसके फंक्शन को समझा कि और उस फंक्शन को समझने के लिए कैसी विषय वस्तु रहेगी, इस पर उन्होंने चर्चा किया। और इनका जो पूरा प्रयोग रहा वो अधिगम से संबंधित रहा, सीखने से संबंधित रहा। वो चेतना हो या कोई विद्यार्थी को सिखाना हो, तो इनका जो सारा जो टॉपिक रहा, इनकी चर्चा का जो बिंदु रहा वो अधिगम से संबंधित रहा, अधिगम के व्यवहार से रहा। इन्होंने 3 बिंदुओं पे विचार किया। एक था कि पाठ्य वस्तु हो, जो हमें चेतना को समझना है, उसके बाद से शिक्षण विधियां हों, और अंत में उसका मापन हो। इन 3 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया। पुराने वालों ने सिर्फ समझाया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, न कि मन और आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद जो प्रकार्यवाद आए तो उन्होंने उसके फंक्शन को परिभाषित किया, नाम ही है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। तो उन्होंने चेतना के फंक्शन को समझाने का प्रयास किया, उसके विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास किया। इनकी जो विधि थी उसे हम क्रिया विधि कह सकते हैं या क्रियात्मक विधि कह सकते हैं। उनका जो बल था वो क्रियात्मक उपयोगिता पर था, हमें चेतना को किस प्रकार से समझना है, और अंतर्दर्शन निरीक्षण ये कर रहे थे, अर्थात किसी और पे प्रयोग करके या और बेहतर तरीके से चेतना को समझने का प्रयास कर रहे थे। इनकी जो सारी जो प्रणाली थी वो मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित थी कि हमारा मस्तिष्क जो कैसे फंक्शन कर रहा है, चेतना कैसे कार्य कर रही है, इसलिए इसे फंक्शनलिज्म हम कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स पहले हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसके बाद से इसमें जॉन डेवी और एंजल और कार्ल आते हैं। इसकी स्थापना हम 1900 में मानेंगे और प्रारंभ जो होता है वो 1890 में हो जाता है। तीसरा जो हमारा संप्रदाय है वह है व्यवहारवाद का। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को बहुत ही तेजी से और व्यापक तरीके से बदला था। तो व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में हो जाती है और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं वाटसन और पावलो, और अंत में स्किनर भी आके जुड़ते हैं। लेकिन शुरुआत के जो प्रयोग हो रहे हैं वो वाटसन और पावलो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसके प्रवर्तक 2 माने गए, मुख्य रूप से वाटसन को माना गया, उसके बाद से इसे हम कहेंगे कि ये पावलो ने भी इसमें अपना योगदान दिया, फिर स्किनर ने दिया। इनका जो मुख्य प्रकरण था वह शुद्ध व्यवहार पे था। जो भी हमारा सामने दिख रहा है व्यवहार, उस पर चर्चा करते थे। यह नहीं कि अंतर्दर्शन कर रहे हैं, उस पर उसकी चेतना पे विचार कर रहे हैं। इन्होंने उन तीनों चीज़ों को नकार दिया, चेतना, मन, आत्मा, इन सबको नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम व्यवहार देखेंगे और उसके अनुसार बताएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मनोविज्ञान क्या है। और इनका जो व्यवहार था वो अधिगम से कम संबंधित हुआ। उन्होंने पशु व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान दिया, और पशु व्यवहार को इसलिए इन्होंने महत्व दिया कि इनका मानना था कि जो पशु हैं वो बुद्धि में या मानसिक योग्यता में मनुष्य से एक कदम पीछे हैं। यदि हम पशु के व्यवहार में परिवर्तन ला पा रहे हैं अपनी विधियों के द्वारा, तो मनुष्य में उससे बेहतर परिवर्तन हम देख पाएंगे। और इनकी विधियां बाद में अधिगम के सिद्धांतों के रूप में उभरी।
इन्होंने सीखने पर इतना बल आ गया व्यवहारवादियों का कि आगे के जितने भी सिद्धांत बने वो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद से संबंधित होते गए। तो इनका जो प्रकरण था वो व्यवहार से संबंधित था, शुद्ध व्यवहार से संबंधित था, जिसका हम प्रकटीकरण देख रहे थे। और इन्होंने जो विधि अपनाई, एक है परीक्षण प्रयोग की, किसी पे वो परीक्षण कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अनुबंधन को दिया जो इस पॉलो ने बताया था, सीआर थ्योरी। उसके बाद से इन्होंने शाब्दिक परीक्षण और रिपोर्ट पे बल दिया, शाब्दिक परीक्षण और शब्द रिपोर्ट पे, इस सब पे उन्होंने बल दिया। और इसमें उन्होंने अनेक जानवरों पे, अनेक पशु पक्षियों पे प्रयोग किया। बिल्ली पे हो रहा है, कुत्तों पे हो रहा है, चूहों पे, कबूतर पे, तरह तरह के प्रयोग किए और उसका असर इन्होंने मनुष्य पर दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो व्यवहारवाद हमारा संप्रदाय है, इसकी स्थापना 1913 में होती है। इसके प्रवर्तक होते हैं वाटसन और पॉलो, और अंत में आके जो हम लोग कह सकते हैं कि सहकर्मी मानिए या सह संस्थापक मानिए, तो वो वाटसन के बाद से पॉलो और स्किनर आते हैं। इनकी जो विधि है अध्ययन की वह है परीक्षण प्रयोग की, प्रेक्षण की, अनुबंधन की और शाब्दिक रिपोर्ट की। इनकी ये विधियां हैं। उसके बाद से आते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद या हिंदी में कहें तो समग्रवाद। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। अधिकांश तो जितने भी हम लोग साइकोलॉजी के टर्म्स देखते हैं उसमें लैटिन या ग्रीक शब्द मिलते हैं, लेकिन यह एक जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है समग्र अध्ययन, या किसी चीज को हम पूरी आकृति दे रहे हैं, वो हमारा गेस्टाल्ट होता है। तो इसकी भी स्थापना 1912 में ही हो जाती है और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। मुख्य रूप से मैक्स वर्दीमर ही माने जाते हैं और बाकी कोहलर, कोफ्का को यहाँ पे सह संस्थापक या सहयोगी के रूप में दिखाया जाता है। और बाद में कर्ट लेविन का भी जो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो इसमें आके जुड़ता है। इनका जो मुख्य प्रकरण है वो मनुष्य का जो प्रत्यक्षीकरण हो रहा है व्यवहार का, उस क्योंकि समग्र अध्ययन, इन्होंने तीनों चीज़ों को मिलाकर चला। इनका बताना था कि कोई भी घटना या किसी भी चीज़ पर हमारी जो प्रक्रिया आ रही है वो मस्तिष्क के किसी एक ही हिस्से या एक ही प्रकार के चिंतन से नहीं आ रही है। हम उसमें कई सारे विचारों को आपस में मिलाते हैं, उस पर अंदर ही अंदर चर्चा करते हैं और तब उस पर अपना एक प्रत्यक्षीकरण देते हैं। कई सारे उसमें कार्य करते हैं, सारे फंक्शन मिलकर कार्य करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मन का बात मान रहा है, मस्तिष्क या चेतना पे चर्चा कर रहा है, या सिर्फ किसी के व्यवहार को देखकर व्यवहार अपना बता रहा है। मस्तिष्क जो है कई तरह के विचारों को अपने अंदर समग्र अध्ययन करता है, तब जाके कुछ प्रत्यक्षीकरण अपना दिखाता है। तो इन्होंने जो प्रकरण था वो प्रत्यक्षीकरण पे था, मनुष्य के समग्र प्रत्यक्षीकरण पे। उन्होंने स्मरण को ध्यान में रखा, मनुष्य की जो स्मृति है उसको, और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें था वह था अंतर्दृष्टि की। मनुष्य के अंतर्दृष्टि या पशुओं के अंतर्दृष्टि पर इन्होंने विचार किया। अंतर्दृष्टि से आशय सूझ से है कि जैसे ही हमारे पास कोई समस्या आ रही है तो हम कैसे अपने स्मृति का प्रयोग कर रहे हैं, अपने किसी पुराने अनुभवों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी और के व्यवहार का अध्ययन का प्रयोग कर रहे हैं। इतना कुछ मिला के हम अंत में अब सूझ अपनाते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। वह हमारी होती है अंतर्दृष्टि। तो उन्होंने हर चीज़ का एक समग्र अध्ययन किया कि मानसिक प्रक्रियाएं हैं, एकल न होकर बहुत सारी प्रक्रियाओं को, जो बहु प्रक्रिया है, इसमें ये कार्य करती हैं। तो इनका जो विचार था वो इसलिए गेस्टाल्टवाद कहलाया, समग्रवाद कहलाया। इनकी जो विधि थी वह अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोग तीनों को लेकर चल रहे थे। और इनका जो एक हम संक्षेप में एक विधि को समझें तो उसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण से अंश की ओर विधि को अपनाते थे। कोई समस्या आ रहा है तो उसके जो पूर्ण समस्या हमारे सामने आ रहा है उसको लेकर वो छोटे छोटे सूझ को अपनाकर किस तरह एकत्रित करता है और अंत में उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये हमारा गेस्टाल्टवाद था जिसका प्रारंभ 1912 में होता है। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वर्दीमर, और जो सहायक आते हैं कोहलर और कोफ्का। अंत में इसमें कर्ट लेविन भी आके जुड़ते हैं। इसका जो मुख्य प्रकरण है चर्चा का वो प्रत्यक्ष मनुष्य का या पशुओं का प्रत्यक्षीकरण है, उसके स्मरण है और उसकी अंतर्दृष्टि है। सूझ की जो बात है, हमने कोहलर का जो प्रयोग हमने अगर आप लोगों ने प्रशिक्षण में देखा है तो वो कैसे सुल्तान नामक चिंपांजी पे करता है, वो छड़ी से जोड़ जोड़ के कैसे सूझ अपनाता है।
तो ये अधिगम के सिद्धांतों में इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो मुख्य प्रकरण है प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि या सूझ। और जो विधि अपनाते हैं अध्ययन का वह है पूर्ण से अंश की ओर या अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग की विधि। इतना सबको मिलाकर ये समग्र अध्ययन कर रहे हैं। अंत में आते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो साइको एनालिसिस है, इसकी स्थापना 1912 में ही हो जाती है, लेकिन जो टर्म चल रहा है साइकोलॉजी के विकास क्रम को, उस क्रम में ही इसे सजाया गया है। तो जो मनोविश्लेषणवाद है इसकी भी स्थापना या प्रारंभ इसका 1912 में हो जाता है और इसके संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड वही है जो जिनके बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था कि ये मन और आत्मा के साथ साथ सपनों का कैसे अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है 1912 में, प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इनका जो प्रकरण है मनुष्य की अचेतन अवस्था है। इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के कॉन्सेप्ट को दिया समाज को, और ये बेहद ही क्रांतिकारी विचारक रहे हैं। इन्होंने मनुष्य के हर पहलू को पूरे विश्व के सामने खोल कर रख दिया। जो चेतन और अचेतन है, उन्होंने बताया कि जो हम व्यवहार दिखा रहे हैं आपके सामने, ये हमारा 10% ही है, 90% तो अचेतन की अवस्था है। जैसे कि उन्होंने वो बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया कि उसका 10% ही ऊपर दिखता है और 90% तो पानी के नीचे है, और बीच में कभी कभी जो ऊपर आता हिलता रह रहा है वो हमारी अर्ध चेतना है, जो चेतन और अचेतन के बीच में समन्वय स्थापित कर रही है। इसका जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। और ये सबसे मज़ेदार साइकोलॉजिस्ट है, मेरे फेवरेट हैं सिगमंड फ्रायड। तो इनका जो प्रकरण था वो मनुष्य के अचेतन अवस्था का था। इन्होंने जो विधि अपनाई अपने इस प्रकरण को समझने के लिए, समझाने के लिए, वह थी परीक्षा निरीक्षण की विधि। परीक्षा का अर्थ होता है इंक्वायरी। मैंने पिछली बार चर्चा में बताया था कि कैसे अपने मरीजों या जो भी क्लाइंट आते थे उनका ये इंक्वायरी करते थे, घंटों बात करते थे उनसे, और उनका जो पूरा व्यवहार था, उनका जो तनाव था, उसका जो कच्चा चिट्ठा रहता था वो उसके सामने प्रस्तुत कर देते थे। तो इनका जो पहला था प्रयोग वो परीक्षा निरीक्षण का था, इंक्वायरी का था। उसके बाद से स्वप्न विश्लेषण करते थे। मनुष्य को जो सपने आते हैं, इनका मानना था कि जो अचेतन की अवस्था है वो एकदम गहरी नींद में आती है, और गहरी नींद में हमें सपने दिखाई देते हैं, और वही हमारी वास्तविक स्थिति होती है। तो लोगों के सपनों का यह विश्लेषण करते थे और बेहद ही सटीक तरीके से उनके व्यवहार को बता देते थे कि आप क्या सोच रहे थे, आपके अंदर क्या चल रहा है, इस सब पे चर्चा करते थे वह। और अंत में सम्मोहन पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो ये सब जब हम अलग अलग इस संप्रदाय को समझेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने कैसे सम्मोहन को अपनाया, इन्होंने स्वप्न विश्लेषण को कैसे अपनाया, और इंक्वायरी इनकी कैसी होती थी। इनका जो प्रकरण था वह मनुष्य का अचेतन अवस्था था, और ये सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने गए, जिसका प्रारंभ 1912 में ही हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय रहे, लेकिन वो संप्रदाय मुख्य रूप से गौड़ माने जाएंगे, सेकेंडरी माने जाएंगे। जैसे कि पियाजे का संज्ञानवाद जो है, संज्ञानात्मक विकास पे उनको ये चर्चा होती है। ये सारे लोग अब इतने सारे संप्रदाय आ गए थे कि ये थोड़ा थोड़ा करके सब में से कुछ ना कुछ रिसर्च करते थे, उनके लिए आसान हो गया था। मुख्य रूप से इसलिए इन्हीं पांचों को रखा गया है। इस तरह से हम 6वें स्थान पे संज्ञानात्मक विकास के जो जनक हैं, संज्ञानवाद के जो जनक हैं पियाजे, उनको हम समझ सकते हैं कि उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के विकास पे कैसे बल दिया। उसके बाद से इसमें एक सहचारवाद आते हैं, सहचार्यवादी आते हैं। लॉक का सिद्धांत है इसमें। वो सहचार्यवाद हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस विधि के द्वारा ही हम जो हमारे पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों से जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है वह सहचार्यवाद है, और इसकी चर्चा किसने की? तो जॉन लॉक ने की। उसके बाद से मानवतावादी आते हैं, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं उसकी जो निजी अनुभूति है उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें मैस्लो सबसे फेमस हैं, जिन्हें हम अभी प्रेरणा में पढ़ेंगे। और अंत में एक ये प्रेरकीय वाद कर सकते हैं, प्रेरकीय संप्रदाय कर सकते हैं। इसके जो संस्थापक हैं मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्तियों को बताया कि मनुष्य के 16 मूल प्रवृत्तियां हैं,
और उनकी जो भावनाएं हैं 16 उसके अनुसार उन पर चर्चा की। तो ये सारे गौण हैं, मुख्य रूप से हमारे 5 ही संप्रदाय हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी 5 ही हैं। एक है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद। अगली वीडियो में हम संरचनावाद के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये चेतना का स्ट्रक्चर क्या है, यह मन से अलग कैसे है और इसका अंतर्दर्शन प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा उतनी ही रहेगी जितनी कि हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो या डीएलएड या बीएड के लिए उपयोगी हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे संरचनावाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।